नमस्कार साथियों, टॉपर आवर सिविल एकेडमी के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 62 इंडियन पॉलिटी से हम संबंधित बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब आप कह सकते हैं संघीय कार्यपालिका के बारे में। उसके अंतर्गत हम देखेंगे राष्ट्रपति और उनकी शक्तियों को, है ना। तो जब हम बात करते हैं साथियों आपके कार्यपालिका शक्ति की, ध्यान दीजिएगा, कार्यपालिका शक्ति के बारे में जब अपन बात करते हैं तो हम बात करते हैं कैसी, संसदीय सरकार की व्यवस्था की। किसकी बात करते हैं अपन यहाँ पर? संसदीय सरकार की व्यवस्था की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर दें कार्यपालिका की, जहाँ से इसका स्टार्ट होना है। तो जब हम बात करते हैं कार्यपालिका की तो यहाँ पर हम बात करेंगे संसदीय सरकार की व्यवस्था। कैसी? संसदीय सरकार की हम व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जहां पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला हम देखेंगे संघ की कार्यपालिका, है ना, और दूसरा हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे दो भागों में। इसको आप बना के चलिएगा, कार्यपालिका, फिर इसके अंतर्गत हम बात करते हैं संसदीय सरकार की व्यवस्था की। फिर हम संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, दो भागों में से डिवाइड कर देते हैं संसदीय सरकार की व्यवस्था को। और यहाँ पर हम अगला देखते हैं क्या, किसके बारे में, कि इसका निर्माण कैसे होता है, संघ की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पहला राष्ट्रपति, ठीक। वहीं आप देखेंगे निर्माण और कैसे होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका महान्यायवादी, है ना। और साथ में आप दो लोगों को और यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, और आपका है प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं क्या हो जाएगा, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब राज्य की अगर हम कार्यपालिका शक्ति के बारे में देखें कि इनका निर्माण कैसे होता है, तो आप इनको इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहला आप यहाँ पर लिख सकते हैं राज्यपाल, है ना। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं मुख्यमंत्री, और तीसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं मंत्री परिषद, जो कि मुख्यमंत्री के अधीन ही है और उसकी बात मानने के लिए मुख्यमंत्री बाध्य है। और आप महाधिवक्ता के बारे में बात कर सकते हैं, महाधिवक्ता। जिस प्रकार से यहाँ पर महान्यायवादी होता है उसी प्रकार से यहाँ पर महाधिवक्ता की भी पोस्ट होती है। इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अनुच्छेद अगर हम बात करें 53, है ना, तो इसमें निकल कर आता है हमारा भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है ना। और इसी को हम कहते हैं आपका आर्टिकल 53। ध्यान दीजिएगा, इसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल 53 कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे देखते हैं क्या है। अब भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है ना। तो भारत में कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है ना। क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है, हमारी उत्तरदायी होती है
है ना। अगर हम बात करें कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, तो वो होती है आपकी मंत्री परिषद, है ना। तो मंत्री परिषद जो है क्या होती है आपकी, मंत्री परिषद आपकी लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, उत्तरदायी होती है। तो अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है, ये भी इसमें मेंशन हो जाता है। क्या हो जाता है, अतः जो आपका प्रेसिडेंट है वो कैसा हो जाएगा, आपका प्रेसिडेंट कैसा हो जाएगा, प्रेसिडेंट आपका बस क्या हो जाएगा, नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाता है, नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। और आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो रियल्टी में कार्यपालिका जो है उसका प्रधान कौन होता है, तो मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री, है ना, व उसकी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका कहलाती है। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था को अपनाता है। इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे राज्य हो केंद्र हो, दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान चलाता है। मैं ये ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को नोट कर रहे होंगे, तो मैं अगर सही सोच रहा हूँ तो प्लीज़ इसमें जो है आप कमेंट करिए, है ना। आपकी बात करें भारतीय संविधान की यदि, है ना, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। अगर ये क्वेश्चन आता है केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था कौन करता है, तो वहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान। चलिए और आगे बढ़ते हैं अपन। जो भी पॉइंट इसमें निकलने वाले हैं, मेरा ये कहना है कि आप सभी को नोट करते चलें ताकि आपको बाद में दिक्कत ना जाए, है ना। एक तरफ अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था जो है कौन करता है, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक तरफ अनुच्छेद 74 और वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। चलिए और आगे बढ़ें, तो वहीं दूसरी तरफ, यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, वहीं दूसरी तरफ
वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्टिकल मतलब अनुच्छेद आर्टिकल 163 है ना, एवं आर्टिकल 164 है ना, 164 के माध्यम से क्या हमें देखने को मिलता है, राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था का प्रावधान आपका संविधान करता है। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। एक तरफ हम राज्य के बारे में बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, केंद्र। तो इन दोनों की जो व्यवस्था है किसके द्वारा की जा रही है, आपके संविधान के द्वारा की जा रही है। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। संविधान में कुछ राज्यों को हम क्या देते हैं, विशेष राज्य का दर्जा भी देते हैं, ताकि उनका जो है अन्य जैसे आपके राज्य हैं उनकी जो आपकी वास्तविक स्वरूप से जो गतिमान है वो उनके अकॉर्डिंग वो भी अपनी गतिमान अवस्था को प्राप्त कर सकें और अपना डेवलपमेंट वहाँ के नागरिक कर पाएँ। और आगे बढ़ते हैं। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अब संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों ये मत सोचिएगा टॉपिक से अपन हट रहे हैं, अपना टॉपिक जो है प्रेसिडेंट ही है, लेकिन हम प्रयास ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हम आपको कार्यपालिका के बारे में समझाएं, उसके बाद हम राष्ट्रपति वाले टॉपिक में आ जाएंगे। तो उसमें आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, यहाँ पर सब चीज़ें आपको करवाई जा रही हैं पॉइंट टू पॉइंट, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा कार्यपालिका में, अगर हम बात करें संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है, वो आपकी हो जाएगी विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी, है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगर साथियों हम बात करें कि हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था कैसे अपनाई गई, तो हमने अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट कहिए, ब्रिटिश संविधान कहिए, जहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, वहीं उसी को देखते हुए हमारे यहाँ कुछ प्रावधानों में सुधार किया गया और उसके अंतर्गत एज इट इज़ नहीं है, कुछ चीज़ों में चेंज करते हुए अपने यहाँ जो है संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया गया देश में। परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है ना। क्या होता है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायित्व नहीं होता। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा,
दायित्व नहीं होता है ना। जो भी यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है उनको ध्यान दीजिएगा। परंतु सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है ना। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन हमें मिलता है। तो वहीं राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है ना। कैसा? चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर समय न गवाते हुए यहाँ पर अगर हम बात करें कि संविधान में, एक मिनट, संविधान में भाग 5 किसके बारे में वर्णन कर रहा है? वो कुल मिला के आपका संघीय जो आपकी कार्यपालिका है, केंद्र की जो कार्यपालिका का वर्णन है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत ही तो आता है। तो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम संविधान में भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल कहाँ से 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आपको मिलता है। किसका उल्लेख आपको मिलता है? राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख आपको मिल जाता है। चलिए और अगर आप आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी से मिलकर होता है। मैंने डायग्राम में इसको समझाया, डायग्राम आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वहीं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर होता है। यहाँ पर संघीय कार्यपालिका एवं राज्य की कार्यपालिका का निर्माण चूंकि विभिन्न पदाधिकारियों से मिलकर होता है, इसलिए कार्यपालिकीय स्वरूप को केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में अलग अलग समझना पड़ता है ना। अब संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है आपका, उस पर हम चलते हैं। अब हम चलेंगे, सीधे आते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, है ना। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको पहले मैं बता दूं, विभिन्न राष्ट्रपति जो अब तक के आपके बने हुए हैं उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू हैं, तो उनको जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, अलग से उनको हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रपति बनाए गए थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से लेके 1962 तक आपके भारत के राष्ट्रपति थे और प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद आपके सेकंड नंबर पर आ जाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्वामी। ये आपके 1962 से लेके 1967 तक, मतलब एक टर्म इन्होंने पूरा किया था। वहीं राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 टर्म को पूरा किया था, है ना। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, पहले थे और उन्होंने 2 टर्म को पूरा किया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन सेकंड थे, उन्होंने 1 टर्म को पूरा किया था। इसके बाद आते हैं जाकिर हुसैन साहब, 1967 से 1969 तक उनका टर्म रहा है। इसके बाद आपके आते हैं डॉक्टर वीवी गिरी, इनका 69 से 74 तक कार्यकाल रहा। फिर और आगे अपन आते हैं अली अहमद साहब, 74 से 77 तक आपके इनका टर्म रहा है। इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल आता है 1977 से लेके 1982 तक। 1977 से लेके 1982 तक इनका कार्यकाल रहा है। ज्ञानी जैल सिंह, जिनके समय पे ही आपकी इंदिरा गांधी जी की मौत हुई थी, 1982 से लेके 1987 तक ये आपके भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। और उसके आगे हम बात करें तो आर वेंकट रमन साहब रहे हैं, इनका भी 87 से 92 तक जो है टर्म रहा है। इनके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है शंकर दयाल शर्मा,
इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। 1992 से लेके 1997 तक शंकर दयाल शर्मा भारत प्रेसिडेंट रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति। के आर नारायणन जस्ट शंकर दयाल शर्मा जी के बाद 97 से 2002 तक आपके भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। फिर आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये APJ अब्दुल कलाम साहब। इनका पूरा जीवन जो है अपने में अद्भुत है। आप कभी भी इनकी जीवनी आप पढ़िएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। APJ अब्दुल कलाम साहब 2002 से लेके 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं और ये इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं। इन्होंने भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया। ये बच्चों के बहुत ही मतलब कहना चाहिए बच्चों से इनका बहुत लगाव था। इनके बाद आपकी आती हैं प्रतिभा पाटिल। 2007 से लेकर 2012 UPA सेकंड के समय इनका शासनकाल रहा है। इनके बाद हम देखते हैं आपके प्रणव दा मतलब प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 तक। इनको UPA सेकंड का लास्ट टर्म और कहना चाहिए कि BJP का कुछ साल का जो शासन रहा है उसमें इन्होंने अपना राष्ट्रपति का जो कार्यभार मतलब पद था उन्होंने कुछ समय के लिए संभाला था। और कहना चाहिए कि इनका जो है जो व्यक्तित्व है वो ऐसा कुछ था कि इनका जो है BJP से भी अच्छा था और कांग्रेस से तो उनका पहले से ही अच्छा ही नाता रहा है। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। रामनाथ कोविंद जी के बारे में बात करते हैं। 2017 से लेके आपके कहना चाहिए 2022 तक आपके भारत के 2022-23 तक आपके राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी आती हैं, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। एक बार इनको आप देखते चलिएगा, यहाँ पर जो हमने मेंशन करके रखा हुआ है 52 से लेकर 78 तक, और वहीं पर अगर हम राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो 52 से लेकर 62 तक, है ना। अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर 6 प्रकार की पावर यहाँ पर निकल कर सामने आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, फाइनेंशियली पावर, वहीं इमरजेंसी पावर भी आपको देखने को मिलती है, मिलिट्री पावर भी देखने को मिलती है, डिप्लोमेटिक पावर भी देखने को मिलती है और जुडिशरी पावर भी आपको राष्ट्रपति के शक्तियों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को समझाया हुआ है तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। साथियों यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 52 में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ये शॉर्ट पॉइंट है और इससे सीधे क्वेश्चन जो है आपका पूछ लिया जाता है तो आपसे बनना चाहिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में वर्णन आपको 52 में मिलता है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इसके बारे में आपको संविधान में 53 आर्टिकल में आपको इसका प्रावधान मिलता है। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में वर्णन करता है कैसा होना चाहिए, किस विधि से होना चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसके बारे में 55 पे बात की गई है। आर्टिकल 56 में टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। वहीं अगर हम ओथ के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में आपको वर्णन आर्टिकल 60 में मिलता है। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, सेवा शर्तें जो हैं वो कैसी हैं आपकी 59 में वर्णन है। योग्यता के बारे में आपको आर्टिकल 58 में वर्णन मिल जाता है और योग्यता के अलावा एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए आपको वर्णन मिलता है आर्टिकल 57 में। तो इन बातों का आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक बात रिपीट हो रही है, इसलिए इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ इलेक्शन कैसे होता है, माननीय राष्ट्रपति जी का इलेक्शन कैसे होता है। देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट, एन इलेक्टोरल कॉलेज इलेक्ट्स हिम। द इलेक्टोरल कॉलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ, मतलब आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके इलेक्टेड मेंबर हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो रोल, है ना। इसके अलावा बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, तो कुल मिला के बात करें जो लोग आपके चुन के आए हुए हैं, चाहे आपके लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, यूनियन टेरिटरी के हों, जैसे आपका दिल्ली और पुडुचेरी में है। इसके अलावा आपका जो मेंबर आपके आते हैं, चलिए मैं इनके बारे में और डिटेल से बात करता हूँ कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक जो मंडल है उसका आपका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 54 में। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक भी होने चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक जो एमएलए का वोट है उसका कितना आपका वैल्यू निकाली जाती है वो यहाँ पर दिया गया है, उसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, है ना। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और अपॉन क्या कर दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको इंटू कर दिया जाता है 1/1000 में, और जो इससे निकलता है आपका वही आपका एमएलए का एक वोट की वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर बात हो रही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, एमपी से कहा जाता है, तो इनका भी जो निकालने का तरीका है वैल्यू का एक वोट का, वो कैसा है, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट, है ना। सभी राज्य के जो आपके विधानसभाओं के जो आपके एमएलए हैं उनका, तथा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो लोग निर्वाचित मेंबर हैं आपके संसद के, उनसे क्या किया जाता है, भाग दे दिया जाता है, तो उसके आप निकाल सकते हैं वैल्यू को एक एमपी के। तो इसके आगे अगर हम बात करें साथियों कि हु डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट वाला आपका पोर्शन है, और ये मुख्यतः जो है आपका मेंस में भी पूछा जाता है और आपका प्री एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इनमें आपको देखना क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इसमें जो आपके 12 सदस्य होते हैं वो आपके इसमें प्रेसिडेंट इलेक्शन में भाग नहीं ले पाते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो आपके इलेक्शन में भाग नहीं ले पाते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना। अब नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका भी इसमें कोई योगदान नहीं होता है, वो वोट नहीं कर पाते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ इलेक्टेड और एंड नॉमिनेटेड, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन लेजिस्लेटिव, इनका भी रोल इसमें नहीं होता है। फिर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, इनका भी इसमें योगदान नहीं होता है। कुल मिला के आपके 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। चलिए और आगे अपन बढ़ते हैं। द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, वंस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, एक बार प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति इलेक्टेड हो जाता है, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर 5 ईयर, वो 5 साल के लिए जो है अपना ऑफिस संभालेगा। ही सिट्स इन द ऑफिस इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर गिवन नो न्यू इलेक्शन, जब तक नया आपका इलेक्शन नहीं हो जाता है और जब तक वो आपका नया पदभार संभालने वाला राष्ट्रपति अगला नहीं आ जाता है इलेक्शन के बाद, तब तक जो है वो आपकी राष्ट्रपति के चेयर छोड़ने वाला नहीं है, वो वहाँ पर रहेगा। हैज़ टेकन प्लेस और नो न्यू प्रेसिडेंट हैज़ बीन इलेक्टेड टिल देन, जब तक मतलब जब है आपका नया प्रेसिडेंट इलेक्टेड नहीं हो जाए, उसका इलेक्शन नहीं हो जाता है, और जब तक उसका इलेक्शन होने के बाद वो कहना चाहिए कि आपका ओथ नहीं ले लेता है, तब तक जो है वो उसका कार्यभार उसका संभालता रहेगा पुराना वाला ही कैन आल्सो बी री इलेक्टेड एंड देयर इज नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही कैन आल्सो बी री इलेक्टेड एंड मतलब वो री इलेक्टेड मतलब दोबारा जो है निर्वाचित हो सकता है, कहने को चाहिए कि इलेक्शन के माध्यम से, एंड देयर इज नो कैप ऑन हिज री इलेक्शन, यहाँ पर कोई उसके लिए संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, इसका आपको वर्णन मिलता है आर्टिकल 58 में, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तब माना जाएगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। इन चारों चीज़ों को यहाँ पर देखा जाता है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, जब वो आपका योग्यता देखी जा रही हो, या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्री परिषद का सदस्य हो, तो वह लाभ का पद आपका नहीं कहलाता है। द कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, देयर आर ए फ्यू कंडीशन फॉर द कैंडिडेट
running for the president election, he cannot be a member of लोक सभा एंड राज्यसभा। मतलब वो कभी भी आपका लोकसभा राज्यसभा का जब वो इलेक्टेड होके पद संभालेगा, तो जैसे ही वो संभालेगा तो ये मान लिया जाता है सॉरी। तो एक बार फिर बात करते हैं, ही कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इफ ही हैज बीन ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस, ही शुड गिव द सीट ऑन हिज फर्स्ट डे एज प्रेसिडेंट इन द ऑफिस। आप बात समझ रहे हैं, वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है ना, कहना चाहिए राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, चाहे वो आपका लोकसभा हो या राज्यसभा हो, है ना। राष्ट्रपति को कोई भी अन्य लाभ का पद धारण करने का अधिकार नहीं है। इसमें 4 पद को जो है लाभ का पद नहीं माना गया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य का मंत्री, इनको आप लाभ का पद में नहीं मानते हैं, इंक्लूड ही नहीं कर सकते आप। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होता है बिना किराया चुकाए, और राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते या विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल जो है आपका वो अनुच्छेद 54 में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। कैसा किया जाता है? निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं करती है। जनता द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्य अप्रत्यक्ष रूप से उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है ना। कैसा होता है? मतलब आपको कहना चाहिए कि राष्ट्रपति का जो आपका निर्वाचक मंडल है उसमें राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो अपना वोट देते हैं, उनके माध्यम से आपका राष्ट्रपति चुनकर आता है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया जाता है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, अनुच्छेद 55। कैसा होता है आपका? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व कहना चाहिए आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, कहना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप में होना चाहिए। संघ एवं राज्यों में समानता भी होनी चाहिए। इसलिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्यों के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित कर दी जाती है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक मिनट मैं थोड़ा सा वाइप कर लूँ। तो अपन देखते क्या है यहाँ पर कि एक विधायक के मत मूल्य को अगर हम देखते हैं, एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है? राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा के कुल सदस्य इंटू 1/1000 से जब अपन भाग देते हैं तो आपका एक विधायक का मत मूल्य आ जाता है। संसद के बारे में अगर बात करें, सांसद का जो मत का मूल्य होता है वो कैसे होता है? तो संसद के प्रत्येक सदन के
निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या हम इस प्रकार निकाल सकते हैं। राइट डाउन करते चलिएगा। एक सांसद का मत मूल्य कितना आएगा? तो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कहना चाहिए कुल, टोटल मतलब ये कुल लिखा है, कुल मूल्य अपॉन क्या आ जाएगा? संसद के निर्वाचित सदस्यों की, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या। इससे हम निकाल लेते हैं, चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है, जिसे हम कोटा कहते हैं। कोटा क्या होता है तो उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो साथियों, कोटा कहना चाहिए, कोटा इक्वल टू हो जाता है कुल वैध मत अपॉन कुल पद प्लस 1। इस प्रकार से आप कोटा निकाल सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, है ना। अब राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवादों का जो निवारण है वो उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है या निपटाया जाता है, एवं उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो तथ्य हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। मतदाता उम्मीदवारों के नाम के आगे अपना वरीयता क्रम 1 हो, 2 हो, जैसे मान लीजिए एक में राजेंद्र प्रसाद हो, माना कि दूसरे में आपका वीवी गिरी हों, ऐसे ही 3 और 4 वरीयता क्रम आपके दिए जाते हैं। तो प्रथम चरण में उम्मीदवारों के मतों की गणना उनको प्राप्त प्रथम वरीयता के मत के आधार पर होती है ना। उम्मीदवारों को निर्धारित मत न पाने की स्थिति में मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। द्वितीय चरण में प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द हो जाती है ना, या रद्द कर इसके द्वितीय वरीयता के मत को अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक कोई योग्य उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त कर लेता है तब तक चलती रहती है अनवरत रूप से, है ना। निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाएगा तथा वो सारे निर्णय प्रभावी बने रहेंगे। इन बातों को भी आपको ध्यान देना है। एक बार ये डायग्राम भी आप लोग देख लीजिएगा, आपको कुछ चीज़ें नई इंक्लूड करने में समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे है, कैन द प्रेसिडेंट ऑफिस बी वैकेंट? यस, हिज ऑफिस कैन बी वैकेंट इन द फॉलोइंग वे। तो व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लीट हिम टर्म ऑफ 5 ईयर इन द ऑफिस, तब आपका ये वैकेंट हो जाएगा। इफ़ द प्रेसिडेंट रिजाइन बाई पुटिंग फॉरवर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यदि वो अपने से स्वेच्छा से या किसी भी कारण से अपना रेजिग्नेशन जो है उपराष्ट्रपति को दे देता है, और इसी प्रकार से यदि लोकसभा राज्यसभा इनिशिएट्स एन इम्पीचमेंट चार्ज, यदि उसके ऊपर जो है तो
इम्पीचमेंट चार्ज आपका लगा दिया जाता है लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, तब भी जो है एंड दे स्टैंड वैलिड ही इज रिमूव्ड, है ना, तब भी जो है उसको जो है पद से हटाया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है लोकसभा राज्यसभा में इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा उसको रिमूव किया, उसके पद से रिमूव किया जा सकता है राष्ट्रपति को। इसी के साथ में इफ़ ही डाइज, मतलब यदि वो मर जाता है तब भी जो है उसका पद रिक्त हो जाता है। इफ़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर हिज इलेक्शन इनवैलिड, तब भी जो है तो आपका ये यदि सुप्रीम कोर्ट जो है डिक्लेयर कर देता है कि इलेक्शन इनवैलिड है तो तब भी जो है उसका पद वैकेंट हो जाता है। ध्यान दीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द duties as president if the latter's office falls vacant in the circumstances mentioned above। इनमें से किसी जो आपको ऊपर दिया गया है द्वारा अगर पद वैकेंट होता है तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका डिस्चार्ज मैंने चार्ज आपका जो है राष्ट्रपति का ले लेते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, तो फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव एक्शन दैट द इंडियन गवर्नमेंट टेक्स इज टू बी टेकन इन हिज नेम। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि भारत सरकार के समस्त शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसे वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त करेगा। ये भी आपके एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है आपका। संविधान के अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को मंत्रणा या सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी की जाती है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। वहीं राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो परंतु मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो, है ना। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है जिसमें केंद्र, राज्य एवं विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग एवं समन्वय स्थापित हो सके। राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासकीय शक्ति रखता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ये भी एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आपका आता है। वित्त आयोग का गठन हो, चाहे केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा हो, ये इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्रपति विभिन्न आयोगों की नियुक्ति भी कर सकता है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोगों का गठन करता है। और राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्तावों एवं संघ के प्रशासकीय कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। ये इसके एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आते हैं। आप एक बार इसको देख लीजिएगा, है ना। आपके बात करें कि किसको किसको आपका नियुक्त करता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अपॉइंट्स द फॉलोइंग पीपल, आपका कैग हो जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट गवर्नर, फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडियन चेयरमैन एंड मेंबर्स। ही सीक्स एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द union government. He requires PM to submit for consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister but which has not been considered by the council, है ना। ही अपॉइंट्स नेशनल कमीशंस ऑफ, अगर हम नेशनल कमीशन की बात करें तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट जैसे मैंने बात किया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया मैंने बात किया है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया मैंने बात कर चुका हूँ। ही अपॉइंट्स इंटर स्टेट काउंसिल, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं अभी। ही अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज। ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज ए शेड्यूल एरिया and has power with respect to the administration of scheduled area and tribal areas। इनको ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आपकी विधायी शक्तियों के बारे में, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है एवं सत्रावसान जो है
कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है एवं संसद की संयुक्त अधिवेशन का आह्वान भी कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ही नॉमिनेटेड 12 मेंबर ऑफ राज्यसभा, इस बारे में भी हम बात कर लेंगे। ही कैन नॉमिनेटेड 2 मेंबर टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, पर ये अभी क्या है आपका बंद हो चुका है, तो इस बारे में हम बात बाद में करेंगे जब हमारे सेशन ख़त्म हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन और प्रत्येक नए चुनाव के बाद राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, ये उसके विधायी शक्ति के अंतर्गत ही है। संसद में लंबित किसी विधेयक के संदर्भ में संसद को संदेश भेजने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति लोकसभा एवं राज्यसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद की रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, नए राज्यों के गठन के लिए विधेयक हो, ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना पड़े, ऐसे कराधान से संबंधित विधेयक जिनसे राज्यों का हित जुड़ा हो या जिनसे राज्यों या जिनसे कृषि आय की परिभाषा में परिवर्तन आता हो, को धन वितरित किया जाता हो, है ना। राज्यों के विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हो, है ना, ऐसे जो है आपके विधेयक क्या करे जाते हैं, इनकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, उसके बाद ही लाए जा सकते हैं। यदि कोई विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह उसे स्वीकृति दे भी सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। यहाँ पर 3 उसके पास ऑप्शन होते हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए ध्यान दीजिएगा, जब किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे भी सकता है, सुरक्षित रख सकता है, अथवा राज्यपाल को निर्देशित करके विधेयक वापस राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्य विधायिका द्वारा पुनर्विचार के पश्चात भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अथवा वह खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, उसके लिए कोई प्रावधान अलग से नहीं करना पड़ता है। इस बारे में आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे और आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के अन्य विधायी कार्यों को देखें तो नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन व दीव में शांति, सुशासन, विकास के लिए विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति पुदुचेरी के लिए भी नियम बना सकता है, पर शर्तें सिर्फ यह है कि वह ऐसा तभी कर सकता है जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो या निलंबित हो चुकी हो, है ना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल हिज प्रियर रिकमेंडेशन इज ए मस्ट, मतलब धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ही कॉजेज यूनियन बजट टू बी लेट बिफोर द पार्लियामेंट, है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि का प्रयोग किसी अप्रत्याशित स्थिति के लिए कर सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रख सकता है। अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं न्यायिक शक्तियों के बारे में। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस आर ऑन हिम, है ना। इसके जो है तो कहना चाहिए कि अपॉइंटमेंट करने वाला कौन है, वो आपका राष्ट्रपति होगा। अपनी न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, साथ ही राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति विधिक सलाह भी उच्चतम न्यायालय से ले सकता है, परंतु न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अर्थात दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड, स्थगन या राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ऐसे मामले निम्नलिखित हैं जिनमें राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्ति प्राप्त होती है। यदि दंड अथवा दंड का आदेश किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दिया गया है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरा, सैन्य न्यायालय से दंडित होना।
और तीसरा वे सारे दंड जिसका स्वरूप मृत्युदंड हो, तभी आप जो है तो 72 के तहत अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है। वो भी किस प्रकार देगा? दंडादेश का निलंबन कर सकता है, प्राण दंड स्थगन कर सकता है, राहत और या माफ़ी प्रदान कर सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मिलिट्री पावर के बारे में, सैन्य शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि राष्ट्रपति भारत की सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, सेनापति होता है, जल थल और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। संसद की अनुमति से ही वह किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ही इज़ द कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया, ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द आर्मी, चीफ ऑफ द नेवी, चीफ ऑफ द एयर फोर्स। अब और आगे अपन बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपका आपातकालीन शक्तियों के बारे में। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को ऐसी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार 3 परिस्थितियों में प्रदान किया जाता है। यदि राष्ट्रीय आपात हो, है ना, अनुच्छेद 352 के तहत, या फिर राष्ट्रपति शासन हो, जैसे 356 से 365 के अंतर्गत अनुच्छेद में वर्णन दिया गया है, और वहीं वित्तीय आपात की स्थिति हो जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है, तब आपका ये आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति इनका प्रयोग कर सकता है। तो आपातकालीन से संबंधित जो उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 में किए गए हैं, जो अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से पहला इसमें हो जाता है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो लगाया गया आपात होता है, वो 352 के तहत आता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से जो उत्पन्न आपात होता है, वो 356 से लेकर 365 तक आपका आता है। वहीं जो वित्तीय आपात है, वो न्यूनतम अवधि कितनी होती है? 2 माह के लिए होती है, और अनुच्छेद 360 में इसका वर्णन मिलता है। उसको भी आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। तो साथियों, वीटो जो पावर है, शक्ति है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। पहला क्या है? वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। वह तीसरा क्या है? वह विधेयक धन विधेयक को छोड़कर संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करने के पश्चात राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे दोबारा, तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना जो है उसके लिए वो बाध्य होता है। मतलब यदि वो पुनर्विचार के लिए संशोधन के साथ या बिना संशोधन के वो दोबारा प्रस्तुत किया जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। वीटो जो है एक लैटिन शब्द है। वीटो कैसा शब्द है आपका? वीटो आपका एक लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ होता है रोकना। ध्यान दीजिएगा, जिसका अर्थ होता है रोकना। तो भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार के वीटो शक्ति निहित होती है। 3 प्रकार की वीटो शक्ति में अत्यंतिक वीटो, अत्यंतिक वीटो के बाद निलंबनकारी वीटो, और तीसरा आपका हो जाता है जेबी वीटो। तो बात करें अत्यंतिक वीटो जो होता है विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके। और जेबी वीटो या पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। इस प्रकार के 3 आपके वीटो शक्ति प्रदान की गई है। अत्यंतिक वीटो, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख सकता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका पहला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के संबंध में, अर्थात संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक। दूसरा आपका सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तब ऐसा आप अत्यंतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति के रूप में कर सकते हैं।
वहीं आप दूसरे नंबर पर बात करें निलंबनकारी वीटो की बारे में बात करें तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या संशोधन के साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी हो जाता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। वहीं अगर जेबी वीटो के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। लेकिन जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई भी निर्णय नहीं लिया था, 3 वर्ष पश्चात अर्थात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया था। तो इसमें जो है जेबी वीटो का प्रयोग जो है किस में किया गया था, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया गया था, 1986 में किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वहीं राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब वह संसद में रखने से पूर्व, मतलब धन विधेयक जब संसद में रखने से पहले उसकी अनुमति पहले ही ली जा चुकी हो, पूर्वानुमति ली जा चुकी हो, तब उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए और आगे अपन बात करें तो संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 ने संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया था। चलिए इस प्रकार से जो है तो हमारा ये सेशन जो है अब समाप्ति की ओर है। जो चीज़ें बची हुई हैं उसको हम आगे देखेंगे, अगले टॉपिक पर अगली क्लास पर देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको हमारा सेशन किस प्रकार से लग रहा है ज़रूर बताइएगा। आप सभी जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है वो इस बॉक्स में लिख दी गई हैं, आर्टिकल संबंधित, और उनके जो मैटर हैं उनको भी लिख दिया गया है। आप एक बार ज़रूर इनको देख लीजिएगा, जो सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए या पूछे गए हैं उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। एकदम वन लाइनर है आपका, जो भी आपको उसमें देखना होगा। यदि आपको ओथ के बारे में जानना है तो ओथ आप देख सकते हैं, 60 में इसका वर्णन है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट जो आपका प्रोसेस है वो किस में दिया गया है, आर्टिकल 61 में दिया गया है। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आपका आर्टिकल 58 में दिया गया है। एलिजिबिलिटी के बारे में आपका 57 में दिया गया है। टर्म के बारे में 56 में दिया गया है। मैनर के बारे में 55, इलेक्शन मैनर के बारे में 55 में दिया गया है। इलेक्शन के बारे में 54 में दिया गया है। 53 में क्या दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में आपको यहाँ पर प्रावधान मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हमारा सेशन जो है आज का समाप्त होता है। आपको हमारी क्लास किस प्रकार से लग रही है आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, ताकि जो है हम इसमें और चीज़ें आपके लिए इंक्लूड करके अच्छी क्लास आपके लिए बना सकें। आप इस सेशन को देखकर ज़रूर ही आप लाइक करिए, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम इसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा सकें।